तहलका इंडिया न्यूज। प्लीज लाइक एंड शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का तहलका इंडिया न्यूज में। मैं हूं योगेश धसमार और आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। चलिए शुरू करते हैं खबरों के सिलसिले को। सबसे पहले बात करेंगे मीटू मामले में फंसे बीजेपी के पूर्व संगठन मंत्री संजय कुमार की। जी हां, संजय कुमार पर पुलिस ने देर रात मुकदमा दर्ज कर दिया है। एसएसपी देहरादून ने एसपी देहात को भी मीटू मामले पर जांच सौंपी थी। पीड़िता के शनिवार को दर्ज बयान के आधार पर संजय कुमार के खिलाफ छेड़छाड़, अश्लील हरकतें करना और जान से मारने की धमकी देने के आरोपों में मुकदमा दर्ज किया गया है। दरअसल पुलिस अधीक्षक देहात सरिता डोभाल से मिलकर पीड़िता ने शनिवार को आरोपी बीजेपी नेता के खिलाफ बयान दर्ज कराया था। पुलिस की माने तो काफी जद्दोजहद के बाद पीड़िता ने अपने बयान दर्ज कराए हैं। गौरतलब है कि बीजेपी की एक महिला कार्यकर्ता ने संजय कुमार पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाकर प्रदेश की राजनीति में सियासी भूचाल ला दिया था। सीओसीटी देहरादून ने बताया कि आईपीसी की धारा 294, 354 और 506 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया, जिसके साथ ही आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। हाँ, पूर्व में एक जो प्रचलित एक केस चल रहा था, उस पर कल एक रिपोर्ट के आधार पर थाना कोतवाली देहरादून में एक केस रजिस्टर हुआ है, जिसमें 294, 354 और 506 धाराओं पर मुकदमा दर्ज किया है। एक महिला दरोगा के द्वारा उसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। जो फैक्ट फाइंडिंग होगा उसके आधार पर भी आगे इन्वेस्टिगेशन हमारा। और उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग की मासूम अनुष्का पर बिजली विभाग की लापरवाही भारी पड़ी है। 12 साल की मासूम बच्चे का आज हाथ काटना पड़ा। अनुष्का की जान बचाने के लिए डॉक्टरों ने कदम उठाया। आपको बता दें कि 3 दिन पहले अनुष्का हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गई थी और इस दौरान बुरी तरह झुलस गई थी, जिसके बाद देहरादून के निजी अस्पताल में बच्ची का इलाज चल रहा है। बच्ची के परिवार की आर्थिक स्थिति भी कमजोर है, जिसके चलते तहलका इंडिया न्यूज ने ग्राउंड जीरो में प्रमुखता से इस मुद्दे को उठाया था। इसके बाद आपको बता दें कि हर कोई बच्ची की मदद के लिए आगे आ रहा है, लेकिन आखिरकार जैसे कि डॉक्टर लगातार जो है बच्ची का इलाज कर रहे थे और बच्ची के जो है आपको बता दें कि उसकी जान बचाने के लिए डॉक्टरों को आखिरकार उसका हाथ काटना पड़ा है। अब हाथ काटने के बाद अब बच्ची की हालत स्थिर बताई जा रही है। और उत्तराखंड के हरिद्वार में पतंजलि योगपीठ के 24 साल पूरे होने पर पतंजलि ने अपने साथ एक और व्यावसायिक उपक्रम जोड़ते हुए पतंजलि परिधान शोरूम का उद्घाटन किया। इस मौके पर योग गुरु बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण भी मौजूद रहे। बाबा रामदेव ने कहा कि आने वाले पतंजलि के 40 से 50 वर्षों में भारत को विश्व की आध्यात्मिक और आर्थिक महाशक्ति बनाने से कोई नहीं रोक सकता है और ये पतंजलि का संकल्प है। राम मंदिर से जुड़े सवालों पर बाबा रामदेव ने राम मंदिर के मुद्दे को राजनीतिक दृष्टि से दूर रखने की बात कही। राम हिंदुओं के साथ मुसलमानों के भी पूर्वज हैं। बाबा रामदेव के मुताबिक राम मंदिर बनना चाहिए और किसी भी राजनीतिक पार्टी को इसका विरोध नहीं करना चाहिए। हमारे राष्ट्र का स्वभाव है। ये बड़े मुद्दे हैं और इनको हमें राजनीतिक दृष्टि से परे देखना होगा। राम जैसे हिंदुओं के पूर्वज हैं, ऐसे मुसलमानों के भी पूर्वज हैं। तो पतंजलि के सारे ही वस्त्र विदेशी ब्रांड से 2 से 3 गुना सस्ते। चाहे आप शर्ट देख लो, टी शर्ट देख लो, जीन्स देख लो, कोट देख लो, शादी ब्याह के कपड़े, उसमें तो कुछ मान्यवर आदि स्वदेशी ब्रांड्स में उनसे भी 2 से 3 गुना सस्ते कपड़े। उसमें हमने एक स्टोर यहाँ पर खोला था और आज उसको एक बड़ा स्वरूप दिया है। दिल्ली, अहमदाबाद, बड़ौदा, महाराष्ट्र, देश के अनेक भागों में अभी इसके। अगली खबर का रुख करते हैं। आपको बता दें कि 12 करोड़ से अधिक का बिजली का बिल नहीं देने पर चंपावत में उत्तर प्रदेश स्वामित्व वाले शारदा बैराज का विद्युत कनेक्शन बिजली विभाग के उच्च अधिकारियों के निर्देश पर काट दिया गया है। शारदा बैराज की बिजली कटने से नाराज यूपी स्वामित्व वाले शारदा बैराज ने लोहिया हेड पावर का पानी रोकने की धमकी दी है और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के विभाग आमने सामने हो गए हैं। शारदा बैराज में बिजली बाधित होने से सुरक्षा को लेकर भी खतरा खड़ा हो गया। आपको बता दें कि चंपावत जिले के बनबसा में भारत नेपाल सीमा पर स्थित यूपी सरकार के अधीन शारदा बैराज की बिजली करोड़ों रुपए के बिजली के बिल भुगतान न होने से विद्युत विभाग उत्तराखंड ने बैराज की बिजली काट दी है। बिजली न होने से जहां बैराज प्रबंधन को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है, वहीं बैराज सहित बैराज पर स्थित पुलिस चौकी में बिजली न होने की वजह से बैराज की सुरक्षा को लेकर भी खतरा पैदा हो रहा है और सीसीटीवी कैमरे भी काम नहीं कर पा रहे हैं, जो कि सुरक्षा की दृष्टि से ठीक नहीं है। 5 करोड़ 16 लाख के करीब बकाया बिजली के बिल का भुगतान नहीं होता
दिख रहा है, जिसके चलते उनका कहना है कि तब तक कनेक्शन नहीं जोड़ा जाएगा जब तक बिजली के बिल का भुगतान नहीं किया जाता है। वहीं बैराज प्रबंधन ने अपने उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया है और विद्युत विभाग उत्तराखंड से जल्द बिजली जोड़ने का निवेदन भी किया है। तो शारदा बैराज की बिजली काटी गई और बताया जा रहा है कि जो है एक भारी भरकम बिल जो है शारदा बैराज पर है, लेकिन उसके बावजूद जो है बिल नहीं चुकाया गया था, जिसके चलते ही मजबूरन जो है अब ये बिजली काट दी गई है। आपको बता दें कि 5 करोड़ से अधिक की देनदारी बताई जा रही है। आपको बता दें कि चंपावत में उत्तर प्रदेश के स्वामित्व वाला शारदा बैराज है और इसी का विद्युत कनेक्शन काट दिया गया है। बिजली विभाग के उच्च अधिकारियों के निर्देश पर यह विद्युत कनेक्शन काटा गया है। शारदा बैराज की बिजली कटने से नाराज जो है यूपी स्वामित्व वाले शारदा बैराज ने लोहिया हेड पावर का पानी रोकने की धमकी दी है और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के विभाग अब आमने सामने आ गए हैं। शारदा बैराज में बिजली बाधित होने से सुरक्षा को लेकर एक जो है खतरा भी हो गया है। आपको बताएं कि चंपावत जिले के बनबसा में भारत नेपाल सीमा पर स्थित यूपी सरकार के दिन शारदा बैराज की बिजली का बिल जो है करोड़ों रुपए का है और अभी तक जो है लगातार जो है बताया गया है कि इस बिजली के बिल का भुगतान बार बार निवेदन करने के बावजूद नहीं हुआ है, जिसके चलते अब जो है बिजली काट दी गई है। और इस खबर के साथ यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद अन्य खबरों के साथ फौरन हाजिर होते हैं। बन रही तहलकंड न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। चलिए खबरों के सिलसिले शुरू करते हैं और खबर है मसूरी से, जहां आपको याद है कि आईटीबीपी गेट के पास बेकाबू होकर एक कार खाई में जा गिरी। आपको बता दें कि यह हादसा हुआ है आईटीबीपी गेट के पास, जहां पर बेकाबू होकर कार खाई में गिरी। हादसे में कार सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 लोग चोटिल हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए सेंट मेरी अस्पताल भेजा। साथ ही शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। चोटिल हुए लोगों में एक युवती भी शामिल है। वहीं मृतक युवक देहरादून के एक कॉलेज का छात्र था। मृतक बिहार का रहने वाला बताया जा रहा है। एक एक्सीडेंट हुआ आईटीबीपी गेट के पास, जिसमें ये जिसकी डेथ हुई उसका मिलन बता रहे हैं और ये गाड़ी के नीचे दबकर हमारे पास ब्रॉड डेथ आया। ये 4 व्यक्ति थे, उसमें से एक मिलन कुमार था जिसकी डेथ हुई। 3 लोग घायल हैं और ये देहरादून में पढ़ाई करते थे और मूल रूप से ये बिहार के रहने वाले हैं। ये फ़ोन से सूचना मिली थी तो फोर्स मौके पर गया। ये घटना हुई थी मसूरी और देहरादून राजमार्ग पर। ये आईटीबीपी गेट है, वहाँ पर हुई थी और ये गाड़ी जो है सड़क से करीब 10-15 फीट के करीब नीचे गिरी थी। इसमें 4 लोग बैठे हुए थे और जिसमें से जो चालक है इसमें उनकी जो है वो एक्सपायर हो चुके हैं और 3 लोग घायल हैं। पंचायतनामा भर दिया गया है और इनको और खबर चंपावत से, जहां टनकपुर और बनबसा क्षेत्र के आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने क्षेत्रीय विधायक को ज्ञापन सौंपते हुए ठेकेदार की मनमानी पर रोक लगाने की मांग की है। आरोप है कि ठेकेदार जबरन उनके केंद्रों में गर्भवती और बच्चों को दिए जाने वाले पुष्टाहार वितरित कर रहे हैं। कार्यकर्तियों ने विधायक कैलाश गहतोड़ी से मांग की थी कि ठेकेदारों की मनमानी पर रोक लगाएं और 6 साल से चली आ रही व्यवस्था को ही चालू रखा जाए। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का कहना है कि ठेकेदार जबरन उन्हें चेक पर साइन करने को कहकर पुष्टाहार वितरण खुद कर रहे हैं। ठेकेदार के विरोध में बनबसा और टनकपुर क्षेत्र के तमाम कार्यकर्तियों से पुरानी व्यवस्था को बहाल रखने की मांग की गई है। वहीं विधायक ने आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को जल्दी पुरानी व्यवस्था बहाल करने का आश्वासन दिया है। अगली खबर का रुख करेंगे। बाघों का गढ़ कहे जाने वाले उत्तराखंड के रामनगर कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में इन दिनों ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन का कार्य चल रहा है। तीसरे फेज की इस गणना में कैमरा ट्रैप कर बाघों की गणना की जा रही है। सुविधा के लिहाज से कॉर्बेट प्रशासन ने इसे रामनगर और कालागढ़ टाइगर रिजर्व में बांटा है। पहले चरण में रामनगर टाइगर रिजर्व में कैमरे लगाए गए, जिसके नतीजे बेहद उत्साहजनक देखने को मिले हैं। कॉर्बेट प्रशासन की माने तो यहाँ 244 जोड़े कैमरा ट्रैप लगाए गए हैं, जिसमें अधिकांश कैमरों में बाघ की मूवमेंट कैद हुई है। इससे अनुमान लगाया जा रहा है कि यहाँ इस बार फिर बाघों की संख्या में इजाफा हो सकता है, जिससे कॉर्बेट प्रशासन खुश तो है, लेकिन उसे इस बढ़ती संख्या के साथ उनकी सुरक्षा की भी चिंता सता रही है। 2014 के इस आंकलन में यहाँ 215 बाघ पाए गए थे। कॉर्बेट में अब जो है लगातार बाघों की तादाद बढ़ रही है। तो बाघों की सुरक्षा को लेकर जो है कॉर्बेट
प्रशासन लगातार गंभीर बना हुआ है और अब आपको बता दें कि इस वक्त जो है ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन का कार्य चल रहा है, जिसके ज़रिए जो है कैमरा ट्रैप लगाए गए हैं और इस कैमरा ट्रैप के ज़रिए जो ये बताया जा रहा है कि बाघों की संख्या में इस बार जो है इजाफा हो सकता है और इसके नतीजे बेहद उत्साहजनक देखने को मिल रहे हैं। कैमरा ट्रैप के ज़रिए जो आपको बता दें कि बाघों की गणना की जा रही है। इससे पहले 2014 के आकलन में यहाँ 215 बाघ पाए गए थे। और ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कार्तिक बिष्ट हमारे साथ जुड़े हैं। कार्तिक, जिस तरीके से इस बार भी जो है ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन का कार्य यहाँ पर चल रहा है, जो कैमरा ट्रैप्स लगाए गए हैं और उम्मीद ये कर रहा है पार्क प्रशासन की इस बार जो है जिस तरीके से गणना की जा रही है बाघों की, उसमें जो है उत्साहजनक नतीजे देखने को मिल सकते हैं। जी योगेश, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हर 4 वर्ष बाद ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन किया जाता है, जिसमें पिछली बार 2014 में किया गया था, जो इस बार 2018 के दिसंबर से शुरू हुआ है। इस बार जो 244 जोड़े कैमरे लगाए गए थे, उसमें बेहद उत्साहजनक नतीजे आए हैं और बताया जा रहा है कि उसमें काफी लोकेशन टाइगर की पाई गई है। जी, और जिस तरीके से कैमरा ट्रैप्स लगाए हैं, 244 जोड़े कैमरा ट्रैप लगाए गए हैं, क्या उम्मीद पार्क प्रशासन की तरफ से की जा रही है? 215 बाघ जो है 2014 में थे, इस बार क्या उम्मीद जताई जा रही है कि यह आंकड़ा बढ़ सकता है? बिल्कुल, पहले से ही कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो बाघों की राजधानी माना जाता है। इस बार और भी ज्यादा बाघों की गणना मानी जा रही है और आंकड़ा लगाया जा रहा है कि कालागढ़ और टाइगर रिजर्व जो रामनगर का एरिया है, उसमें और ज्यादा बाघ पाए जा सकते हैं। जी, और ऐसे में पार्क प्रशासन के पास जिम्मेदारी और भी ज्यादा बढ़ जाती है अगर बाघों की संख्या बढ़ती है गणना के मुताबिक। ऐसे में उसके लिए जो है पार्क प्रशासन किस तरीके से अब आगे एहतियातन कदम उठाएगा, क्योंकि शिकारियों की हर बार नजर रहती है बाघों पर। जी बिल्कुल, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में पहले ही प्रोटेक्शन फोर्स कम है और पहले से ही एक चिंता का विषय बना हुआ है कॉर्बेट के लिए कि जो शिकारी होते हैं और पोचर होते हैं, और उसके बावजूद इस बार यदि टाइगर बढ़ते हैं तो और आगे दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है कॉर्बेट टाइगर रिजर्व को, क्योंकि उनके पास फोर्स अवेलेबल कम है। जी, और ऐसे में जो सैलानी पर्यटक आएंगे कॉर्बेट में, उनके लिए भी एक खुशखबरी है, क्योंकि अब जो है बाघ के दीदार उन्हें ज्यादा हो पाएंगे अगर जो है इस बार की गणना में जो है बाघों की संख्या ज्यादा निकलती है, 215 से ज्यादा निकलती है अगर। जी बिल्कुल, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के साथ ही तराई पश्चिमी वन प्रभाग में भी ये कैमरे लगाए गए हैं। हर 4 साल बाद ये कैमरे लगाए जाते हैं। इस बार अगर बाघों की संख्या में इजाफा हुआ तो पर्यटक को दीदार और ज्यादा होंगे कॉर्बेट में टाइगर की। और कार्तिक, कब तक ये गणना पूरी हो जाएगी? जी अभी इसमें तीसरे फेज के चरण में ये लोग कैमरे लगाए हुए हैं कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के कालागढ़ रेंज में। अब उसके बाद जब ये गणना पूरी हो पाएगी, उसके बाद ही ये पूरा आंकड़ा निकाल पाएंगे कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में कितने बाघ हैं। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे कार्तिक बिष्ट आपका इस पूरी जानकारी देने के लिए। अगली खबर का रुख करेंगे उत्तराखंड राज्य सरकार के राज्य के समस्त उच्च शिक्षा विभाग के शासकीय और अशासकीय शिक्षकों को 7वें वेतनमान प्रदान किया गया है, जिससे खुश होकर शिक्षकों ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत के सम्मान में आभार और धन्यवाद समारोह का आयोजन श्री गुरु राम राय मेडिकल कॉलेज में किया, जिसमें मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। सभी कॉलेजों के कुलपतियों और शिक्षकों ने मुख्यमंत्री और उच्च शिक्षा मंत्री को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। तो शिक्षकों को 7वां वेतनमान का लाभ मिला है, जिसके चलते जो है शिक्षकों ने जो है मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत का जो है धन्यवाद किया है। आपको बता दें कि लगातार जो है मांग शिक्षकों की तरफ से की जा रही थी कि 7वें वेतनमान का जो है लाभ उन्हें दिया जाए, और अब वो लाभ उन्हें दिया गया है, जिसके बाद खुश होकर शिक्षकों ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत के सम्मान में आभार और धन्यवाद समारोह का आयोजन श्री गुरु राम राय मेडिकल कॉलेज में किया। और इसलिए हमको मार्केट के हिसाब से, यानी कि ज़रूरत के हिसाब से, इंडस्ट्री के हिसाब से अपनी जो शिक्षा प्रणाली है, जो व्यवस्था है, उसको दुरुस्त करना होगा और क्वालिटी की ओर ध्यान देने की ज़रूरत होगी। और इसलिए मैंने तमाम विद्वान लोग, इतने एक साथ मिलना बहुत कठिन था, इतने लोग एक साथ मिले, वो ब्रेन है उत्तराखंड का, तो इसलिए मैंने उनके सामने अपने
उत्तराखंड के उत्तरकाशी में कई सालों से माघ के महीने में आयोजित किए जाने वाले मेले में इस साल कूड़े का खतरा मंडरा रहा है। जहां बड़ाहट का थोलू देश विदेश में अपनी पहचान बना चुका है, तो वहीं देश विदेश में रहने वाले लोग भी इस मेले को देखने उत्तरकाशी के आज़ाद मैदान आते हैं और इसी मैदान में नगर पालिका ने डंपिंग जोन न होने के कारण कूड़ा डाला जा रहा है। ऐसे में मेला आयोजित करने वाली जिला पंचायत के लिए परेशानी खड़ी हो गई है। इसके लिए नगर पालिका अध्यक्ष रमेश तेमवाल ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि आश्वासन दिया है कि 2 दिन के भीतर कूड़ा हटा दिया जाएगा और माघ मेले को अच्छी तरह से संपन्न कराया जाएगा। कूड़ा से संबंधित है, जो प्रशासन ये चाहता है कि कंसेड़ गांव में बैराज के निकट कूड़ा डाला जाए, पर हम वहाँ कूड़ा नहीं डालने देंगे। हम 1 महीने से वहाँ पे धरना दिए हुए हैं और अभी भी वहाँ धरना चल रहा है। आज डीएम साहब ने मीटिंग बुलाई थी उसी विषय में। डीएम साहब इस चीज को खाली जनता को गुमराह कर रहे हैं कि नहीं, हमने कूड़ा वहीं डालना है और हम लोग इसका पूर्ण विरोध करेंगे। में कोई निर्णय नहीं निकला, हम मीटिंग छोड़ के चले आए। डीएम साहब कोई वो प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं कि हम आपकी हेल्प करेंगे। वो बोल रहे हैं कि हम वहीं डालेंगे कूड़ा, मना कर रहे हैं कि हम नहीं डालने देंगे। अब एक ही गांव है हमारा, 80 परिवार है हमारे गांव में, और तो है नहीं कोई। इधर उधर नगर पालिका वालों ने ले लिया, उस चीज को ले करके हमने क्या कहना, हम कूड़ा नहीं डालने देंगे। वहाँ हो गया वो कूड़ा एक दिन कर दिया गया है और निश्चित तौर पर 2-3 दिन में कूड़ा हट जाएगा और माघ मेला पूरी तरह से अच्छी तरह संपन्न होगा। जहाँ पर व्यक्तिगत तौर पर जनता से रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, क्योंकि मैं जनता के बीच के आदमी हूँ, लेकिन नगर पालिका की एक मजबूरी है, नगर पालिका के पास अपनी जमीन नहीं है और जहाँ भी प्रशासन और शासन अपनी जमीन देगा हमें वहीं पर प्रोसेसिंग सेंटर बनाना है। मैंने ये नहीं कहा कि वही डाला जाना चाहिए, मैंने ये कहा है कि हाई कोर्ट में हमने फिर से रिट लगाई है कि जब तक हमें परमानेंट व्यवस्था कहीं कूड़े की नहीं होती तब तक के लिए वैकल्पिक व्यवस्था के लिए हाई कोर्ट हमें समय दे, ताकि हम कूड़ा वहीं पर डाल सके और हम वहां पर ये एश्योर करेंगे, एश्योर कर रखा हमने कि उस कूड़ा को हम माँ गंगा में नहीं जाने देंगे। का प्रयास किया गया था, क्योंकि कंसर्न गाँव के व्यक्तियों द्वारा कुछ समय से वहाँ पे धरना जो दिया जा रहा था, तो उसी क्रम में हम लोगों ने सारे पक्षों को एक प्लेटफॉर्म पे लाकर उनसे एक वार्ता की थी, ताकि कुछ यूनानिमस तरीके से कोई समाधान निकल सके। समाधान बातचीत उनसे हुई है, अभी इस पर और प्रयास हम लोग कर रहे हैं। सर मेरा ये पहले कूड़े के निस्तारण की मेरी प्रथम प्राथमिकता है, तो उसी आधार पे मैं उम्मीद करता हूँ जल्दी समस्या का समाधान हो जाएगा। और अब बात करेंगे मौसम के मिजाज की और लगातार पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही बर्फबारी की। जी हां, 11वें ज्योतिर्लिंग भगवान केदारनाथ में कल देर रात 1 बजे से भारी बर्फबारी हो रही है और देर रात 1 बजे से अब तक लगातार बर्फबारी जारी है, जिसके चलते पूरी केदारपुरी ने सफेद बर्फ की चादर ओढ़ दी है। अब तक 5 फीट से ज्यादा बर्फ केदारपुरी में गिर चुके हैं, जिससे केदारनाथ धाम का तापमान दिन में भी 0 से 8 डिग्री नीचे पहुंच गया है। आपको याद है कि बर्फबारी के बीच भी केदारपुरी पुनः निर्माण का कार्य चल रहा है। भारी बर्फबारी से केदारपुरी पुनः निर्माण कार्यों में दिक्कतें भी हो रही हैं, लेकिन अभी भी जो है निर्माण कार्य लगातार जारी है। तो आप देख सकते हैं इस वक्त जो है लगातार मौसम ने करवट ली है और अब जो है बता दें केदारनाथ ही नहीं, चारों धामों में इस वक्त जो है ज़बरदस्त बर्फबारी हो रही है। बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ में इस वक्त जो है जमकर बर्फबारी हुई है, जिसके चलते पर्यटकों के चेहरे खिल गए हैं। आपको याद है कि केदारनाथ में आप देख सकते हैं किस तरीके से भारी बर्फबारी हुई है और आपको याद है कि कल देर रात से जो है बर्फबारी लगातार जारी है और 5 फीट तक जो है इस वक्त जो है बर्फ जम गई है। आपको बता दें कि तापमान में भी भारी गिरावट दर्ज की गई है और तापमान जो है 0 से 8 डिग्री नीचे पहुंच चुका है। आपको बता दें कि अभी भी जो है बर्फबारी के बीच केदारपुरी में पुनः निर्माण का कार्य लगातार जारी है, लेकिन इस बीच जिस तरीके से लगातार बर्फबारी हुई है, कहीं ना कहीं दुविधा जो है पुनः निर्माण कार्य में लगे कर्मचारियों के समक्ष आ रही है। ऐसे में जो है लगातार जो है ये भी बताया गया है कि अगले 2 दिनों तक इसी तरह का मौसम बना रहेगा और कई पहाड़ी क्षेत्रों में जो है जमकर बर्फबारी होगी, जबकि निचले कई मैदानी इलाकों में जो है बूंदाबांदी बारिश भी हो सकती है। बारिश की आशंका भी जताई गई है, लेकिन इस वक्त हम जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं केदारनाथ की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहाँ आपको बता दें कि कल रात से ही भारी बर्फबारी हो रही है और इस बर्फबारी के चलते जो है अभी तक जो है तापमान में भारी जो है बदलाव देखा गया है। तापमान 0 से 8 डिग्री नीचे पहुंच गया है। वहीं कई इलाके ऐसे हैं जहां पर जो है बर्फबारी हुई है और जिसके चलते जो है पर्यटकों के चेहरे खिल गए हैं, क्योंकि कई इलाकों औली, हर्षिल, चोपता में भी जो है बर्फबारी हुई है, जिसके चलते जो है तमाम पर्यटक जो है इन इलाकों में पहुंचे हैं और बर्फबारी का आनंद ले रहे हैं। वहीं बर्फबारी के चलते स्थानीय लोगों के लिए दिक्कतें खड़ी हो गई हैं, क्योंकि बर्फबारी के चलते जो है कई जगह जल जमाव हो गया है, पानी की लाइनें फट गई हैं और कई जगह बिजली की भी समस्या लोगों को झेलनी पड़ रही है और आगे आने वाले दिनों में भी इसी तरह का मौसम बने रहने की अनुमान जताया जा रहा है। अगले 2 दिनों तक जो है इसी तरह भारी बर्फबारी की आशंका मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है।
तो खबर उत्तराखंड के इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। और खबरों की जानकारी के लिए आप लॉग ऑन भी कर सकते हैं हमारी वेबसाइट tehlka-india.com पर। फिलहाल दीजिए इजाजत।